हेलो एवरीवन, दिस इज कंचन गुप्ता बैक विद अनदर सेशन। दिस इज पार्ट 3। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जम्मू कश्मीर का जेके पीएससी का है, मेजरली जेके सेट का कल पेपर है, तो वो लोग भी जो है एस्पिरेंट्स जो है इससे तैयारी कर सकते हैं। मेजरली कोशिश करूंगी कि मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो लेके आऊं जेके सेट की कंप्लीट तैयारी के लिए, लेकिन अभी के लिए साइकोलॉजिकल है, उसको ट्राई करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, रॉचर का है आपका। ये वेलेंस कॉगन है, रेवन ऑलपोर्ट है, और उनके यहाँ पे जो है रिस्पेक्टिवली आपको यहाँ पे डिफरेंट टेस्ट दे रखे हैं। ठीक है जी। सो डिफरेंट टेस्ट में आपको देखिए, रॉचर का टेस्ट हम सभी को पता है। रॉचर जो है वो इंक ब्लॉक टेस्ट रखते हैं, उन्होंने दिया था। फिर आपका जो वेलांच कॉगन है उनका जो टेस्ट था दैट वाज द क्रिएटिविटी टेस्ट है। रेवन ने इंटेलिजेंस टेस्ट दिया था। ठीक है जी। सो आपका और ऑलपोर्ट जो वर्णन थे उन्होंने वैल्यू बेस्ड मतलब वैल्यू टेस्ट दिया था। सो अगर हम करेक्ट आंसर पे चलते हैं तो द करेक्ट आंसर यहाँ पे आपके पास स्क्रीन पे है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, द क्लास टीचर एडमिनिस्टर थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट टू अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। अगर एक टीचर जो है टैट का टेस्ट जो है वो बच्चों पे लगा रही है, मतलब वो क्या मेजर करने के लिए वो टेस्ट को लगा रही है, अचीवमेंट, अवेयरनेस, पर्सनालिटी या एटीट्यूड, है ना। तो यहां हम सबको पता है आंसर विल बी जस्ट, ठीक है, पर्सनालिटी टेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ एडवांस्ड ऑर्गेनाइज्ड जो है हमारा वाज डेवलप्ड बाय ब्रूनर, ऑजबल, एरिक्सन और कोहलर। तो एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर जो मॉडल रहता है वो आपको बताना है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो देखिए, इसको डिस्कस करते हैं। जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट। सो आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हो, यहाँ पर एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर के लिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये देखो, सर्कल मैप दिया हुआ है, ट्री मैप दिया हुआ है, बबल मैप दिया हुआ है। ये सब एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर के मॉडल होते हैं। बेसिकली ये मॉडल क्या हेल्प करते हैं, डायरेक्टली आप जो है जैसे फर्स्ट आप उसका प्रेजेंटेशन कैसे आप देते हैं, ठीक है ना, जो भी मॉडल है उसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा। सेकेंडली जो है उस मटेरियल से हम लोग क्या सीखते हैं, लर्निंग मटेरियल आता है। उसके बाद थर्ड अगर फेज देखेंगे तो हमारा कॉग्निटिव ऑर्गेनाइजेशन होता है कि हम किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं। तो अगर यहाँ देखेंगे तो दिस इज दी फ्लो मैप है, यहाँ पे मल्टी फ्लो मैप है, आपका ब्रिज मैप है। सो डिफरेंट टाइप ऑफ यहाँ मैप्स आपने देखे। ठीक है। नेक्स्ट अगर देखते हैं क्वेश्चन, देखो, स्ट्रॉन्ग का वोकेशनल इंटरेस्ट ब्लैंक टेस्ट जो है वो कंसिस्ट ऑफ। तो ये हमारा इंटरेस्ट जो है उसका ब्लैंक टेस्ट है, जिसका आंसर आपको है 400 आइटम्स का। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द करेक्ट ऑर्डर, आपको बताना है मास्लो की हिरार्की का। ये सबको पता है, आपको भी पता होगा। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड से स्टार्ट होता है, देन आगे जो है आपका सेफ्टी नीड्स के साथ में बढ़ता है, लव एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग्स के साथ आगे बढ़ता है, फिर स्टीम नीड्स आता है, फिर आपका आता था सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। यहाँ आप देखेंगे अगर तो यहाँ आपका आता था सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का, सेल्फ एस्टीम के बाद। लेकिन ये मैंने इसीलिए एक्सटेंडेड फॉर्म में आपके लिए यहाँ रखा कि आपको याद भी होना चाहिए और पता भी होना चाहिए कि मैस्लो का आगे आने वाले सालों में एक्सटेंडेड फॉर्म भी निकाला गया था। ठीक है, जिसमें कॉग्निटिव नीड्स को, एस्थेटिक नीड्स को एंड ट्रांसेंडेंस नीड्स को भी, यानी कि स्पिरिचुअल नीड्स को भी इंपॉर्टेंस मिली थी। क्लियर। नेक्स्ट अगर देखोगे तो इडियट्स आर लेबल्ड एज हैविंग अ आईक्यू रेंज। जो इडियट्स होते हैं, मतलब जिन्हें बोला जाता है बेवकूफ, उनका आईक्यू लेवल क्या होता है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ डिस्कस करूंगी। आप क्या करने वाले हैं, आप वीडियो को पॉज कर लेना और अपने आंसर समझ के, ठीक है, लॉक कर देना। लॉक मतलब कि सोच लेना, एंड देन आप उसको फिर से जो है जब आप पॉज हटाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर बेसिकली ये वाली रेंज आपके लिए इंपॉर्टेंट रखती है, बी आएगा इसका आंसर। अगर आप इसको जूम करके देखते हैं तो यहाँ देखो कि सबसे पहले जो आईक्यू रेंज है यहाँ पे 140 से अबव जो जिनका आईक्यू होता है वो जीनियस की रेंज में आते हैं। ठीक है। 130 139 जो आते हैं वो वेरी सुपीरियर की रेंज में आते हैं, फिर सुपीरियर आता है। तो ये जो लिस्ट है, ये जो आपका डिमार्केशन यहाँ पे आपको दिया हुआ, इडियट जो है वो 0 से 24 की रेंज में आता है, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ में आईक्यू के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो जर्मन साइकोलॉजिस्ट जो है विलियम स्टर्न ने दिया था, वाइडली स्प्रेड जो था इसको टॉमन ने किया था। ठीक है। इट इज कैलकुलेटेड जो है आपका फॉर्मूला आईक्यू जो है इक्वल्स टू द क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई 100 है। द कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू एंड स्कोर हैज बीन फाउंड यूजफुल इन द लेबलिंग द इंडिविजुअल। की जो आईक्यू वाला होता है ये बेसिकली आपका
गिफ्टेड है या एवरेज है या सब नॉर्मल है या रिटार्डेड है, इस तरह के लेबल करने के लिए जो है मोस्ट प्रोबेबली जो है ये यूज किया जाता है। ठीक है, चलो यहाँ आपको एक टेस्ट दे रखे हैं, इंटरेस्ट टेस्ट है, बेसिकली बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे लगाना है। ठीक है, इंटेलिजेंस टेस्ट किसने दिया, वी ऑल नो बेनेट का टेस्ट है। इंटरेस्ट टेस्ट किसने दिया, पर्सनालिटी किसने दिया, रॉचर है। क्रिएटिविटी टेस्ट है। तो अपना आंसर आप लगाने के बाद इसके आंसर्स को चेक करना, जिसमें आपका आंसर जो बनता है दैट वुड बी इंटेलिजेंस जो टेस्ट है, जैसे मैंने आपको बताया ये बेनेट का दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट अभी पीछे हमने पढ़ा था जब, वो स्ट्रॉन्ग का दिया हुआ टेस्ट है जिसमें हमने 400 आइटम्स के बारे में क्वेश्चंस किया था। पर्सनैलिटी टेस्ट है, पर्सनैलिटी टेस्ट अगर हमने भी आपको बताया रॉचर का दिया हुआ है। क्रिएटिविटी वी ऑल नो टॉरेंस का दिया हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं साइकोलॉजी में। टीचर टीचेस अ स्ट्रेट लाइन बाय प्लेसिंग द सेवरल पॉइंट्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। एक ही लाइन में जो है, अगर आप देखेंगे एक ही लाइन में आपको दिखाती है, प्लेसिंग द सेवरल पॉइंट्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज इन द एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी में आता है, क्लोजरनेस में आता है, कॉमन रीजन में आता है, या आपका सिंप्लिसिटी में आता है। तो इस क्वेश्चन का सबसे बेस्ट आंसर देने का तरीका क्या है, पॉज कर लेना, क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, सो आई कांट बी जो है टेक टू मच टाइम टू होल्ड, है ना, तो मुझे इसीलिए आगे पढ़ना पड़ेगा, ताकि ताकि मैं हमेशा बोलती हूँ मैं कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस करने पे बिलीव करती हूँ। दैट्स वाई आप अगर मेरी रीडिंग स्किल या मेरा आंसर देने का तरीका भी देखेंगे ना, तो इट्स वेरी टू फास्ट, बिकॉज आई बिलीव कि कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस हो जाए। ठीक है, अगर हम इसका आंसर देखें देखिए यहाँ पर आंसर आपका बनता है कॉमन रीजन का। तो यहाँ पे आपको सबसे पहली बात तो ये है कि आपको लॉज के बारे में पता हो। सबसे पहले लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ सिमिलर और सिमिलर चीजों को सेग्रीगेट कर दिया है। फिर आता है आपका लॉ ऑफ गुड फिगर एंड लॉ ऑफ प्रोग्रेस, तो ये आपका बन गया यहाँ पे एक तरह का ओलंपिक्स का जैसे साइन बनता है। लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी आपने देखा। फिर ये आता है लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी, जिसमें आपका जैसे यहाँ पे चल रहा है तो कॉन्टिन्यूसली वहां पे चलता रहता है। लॉ ऑफ क्लोजरनेस हो गया, एंड आपका कॉमन रीजन ये वाला हो गया। सो दीज आर ऑल। ठीक है, नेक्स्ट, बेबी सकिंग हर थम इन इज द एग्जाम्पल ऑफ। अब एक बच्चा जो है बार बार जो है अपना थम मुंह में लेता है, ये किस चीज का एग्जाम्पल होता है, रिग्रेशन है, एग्रेशन गुस्सा, किस चीज का गुस्सा, डिस्प्लेसमेंट छोटे बच्चे को किस चीज का, या विथड्रॉवल। तो बच्चा जब भी मुंह में आपको लगता है कि वो एक ऐसी सिचुएशन होती है जब बच्चा क्या होता है, इमोशनली जो होता है, जैसे देखो इमोशनल, एक दिस इज द इमोशनल थेरेपी ऑफ फ्लूइड, जो कि ये बताती है कि जो बच्चा अगर जो है कॉन्टिन्यूसली जो है सकिंग था मुंह में उसके बार बार जा रहा है, दैट मीन्स उसकी कौन सी स्टेज है, वो रिग्रेशन की स्टेज है। देट मस्ट बी सम जैसे उसका खिलौना आपने छीन लिया है तो वो परेशान हो रहा है, या उसको वॉशरूम जाना है, तो समथिंग लाइक ऐसी कोई सिचुएशन, या उसको भूख लगी है, समथिंग ऐसी सिचुएशन होती है, तो ये रिग्रेशन में डाला जाता है इसको। What is meant by the multiple counseling? मल्टीपल काउंसलिंग के बारे में बता रहे हैं, काउंसलिंग बाय प्रोफेशनल्स एंड पैरा प्रोफेशनल्स, काउंसलिंग गिवन टू हर जो है इंडिविजुअल्स और स्मॉल होमोजेनियस ग्रुप, काउंसलिंग बाय प्रोफेशनल्स, पैरा प्रोफेशनल्स एंड मीडिया। सो आपको मल्टी कॉम्प्लेक्स या मल्टीपल प्रॉब्लम्स ऑन द पार्ट ऑफ क्लाइंट। ठीक है, सो मल्टीपल काउंसलिंग के लिए आपको बताना है, तो इसका आंसर आप पॉज करके फिर अपना आंसर लगा लेना। आंसर इसका जो आता है दैट वुड बी सी। ठीक है, जहां पर आपको जो मल्टीपल काउंसलिंग का मतलब होता है, आपको वहां प्रोफेशनल्स भी मिलेंगे, पैरा प्रोफेशनल्स भी मिलेंगे, मीडिया भी होती है जो आपकी हेल्प करती है। नेक्स्ट अगर चलते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म है। चलो इसका आंसर आ गया है वैसे, चलो हम ऐसे डिस्कस कर लेते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म है, ठीक है, कंस्ट्रक्टिविज्म किस पे बिलीव करता है कि हमें लर्नर को कुछ अंडरस्टैंडिंग जो मेकिंग सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन है उसमें एक्टिव रोल। स्कैप फोल्डिंग आपको मैंने बताया था, स्कैप फोल्डिंग होता है जस्ट माइनर हेल्प कर देना, कि अगर बच्चे को कुछ चीज नहीं आ रही है, अलाउस द स्टूडेंट्स टू ग्रो इंडिपेंडेंटली, मतलब आप थोड़ी सी हेल्प किया और वो अपने इंडिपेंडेंटली उसने वो अपना काम कर लिया। ठीक है जी, फिर आता है आपका सिचुएटेड लर्निंग, जिसमें रियल वर्ल्ड इज नॉट लाइक स्टडिंग इन अ स्कूल, सिचुएटेड लर्निंग हो गई। एंकर्ड इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जिसमें पैराडिगम फॉर टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग, एंकर्ड इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, चलो नेक्स्ट है साइकोलॉजी का जो मेजर कंट्रीब्यूशन है टू एजुकेशन लाइज इन, कहां पर लाई करता है, डिफाइनिंग द गोल्स फॉर विच
for which teachers should strive, identifying the potentially successful methods and procedures for teaching, providing the scientific foundation for the art of teaching, comparing the relative effectiveness of various teaching procedures. ठीक है, ये वाला है अब आपका, तो इसमें आपको आंसर देख लेना, आंसर निकालेंगे आप, तो इसका आंसर निकलता है सी। ठीक है, साइकोलॉजी जो होती है बेसिकली आपका मेजर कंट्रीब्यूशन यहाँ निकालना था, जहां पर आपने कहा कि कंपेयरिंग प्रोवाइडिंग द साइंटिफिक फाउंडेशन फॉर द आर्ट ऑफ टीचिंग। ठीक है, लगा लेना अपना आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम, द डिटर्मिनेंट्स द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन बीइंग रिलेट करता है डिफरेंसेस इन देयर एनवायरनमेंट के लिए, हेरिडिटरी के लिए। थर्ड ऑप्शन आता है डिफरेंसेस इन देयर हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट के लिए, इंटरैक्शन बिटवीन फैक्टर्स ऑफ हेरिडिटी एंड फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो क्या लगता है आपको, यहाँ आपको निकालना था कि जो हमारे ह्यूमन बीइंग में इंडिविजुअल डिफरेंसेस मिलते हैं उसका मेन डिटर्मिनेंट्स क्या है। ठीक है तो यहाँ पे आपका ऑब्वियसली सबको पता ही है मेन डिटर्मिनेंट्स क्या है आपका, डी ऑप्शन, कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है जब इंडिविजुअल फ्रॉम अनदर को ऑन द बेसिस ऑफ सम साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में आप करते हैं। अगर हम तो कुछ मेन पॉइंट्स अगर यहाँ देखें तो हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट आर कॉम्प्लीमेंट्री इन डिटरमाइनिंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जिसमें सबसे पहला है ऑल द मेंटल एंड सोशल ट्रेट्स जो हैं डिपेंड ऑन द एनवायरनमेंट। ऑल पोटेंशियल जो इनपुट्स हैं ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, डिपेंड्स ऑन हेरिडिटरी, प्लस जो इनबॉर्न ट्रेट्स होते हैं, इंस्टिंक्ट्स होते हैं, पोटेंशियल्स होते हैं, दीज आर ऑल्सो डिपेंड ऑन दी हेरिडिटरी, एंड हेरिडिटरी प्लेसेस अ लिमिट ऑन IQ एंड एनवायरनमेंट डिटरमाइन करता है द न्यूमेरिक पोजीशन ऑफ IQ। ये एक जानने वाली बात थी। ठीक है, जिसने आपको ये डी ऑप्शन ये दिया है ना, द इंटरैक्शन बिटवीन द फैक्टर्स ऑफ हेरिडिटी एंड फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट ट्रू ऑफ द डाइवर्जेंट थिंकिंग, जो डाइवर्जेंट थिंकिंग रखते हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर नहीं है, वो बताना है। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आइडियाज, नॉवेल्टी ऑफ आइडियाज, करेक्टनेस ऑफ आइडियाज एंड फ्लुएंसी ऑफ आइडियाज। हमेशा आपको डाइवर्जेंट थिंकिंग बताया क्रिएटिविटी से डिपेंड करता है, तो इसमें जो उसका नहीं है वो आपको बताना है। तो नॉवेल्टी है, करेक्टनेस ऑफ आइडियाज, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, तो इसमें आंसर देखेंगे तो आंसर बनेगा आपका ये सी। देखिए, जो बच्चा क्रिएटिव होता है ना वो सही हो ये कोई जरूरी नहीं है, वो क्रिएटिव होता है मतलब नॉवल आइडियाज लेकर आता है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके लेके आता है, बट वो सही है, बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। फ्लेक्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट है कि आइडियाज की फ्लेक्सिबिलिटी रहे, नॉवेल्टी रहे, नए नए आइडियाज आते रहे, फ्लुएंसी रहे। ठीक है, चलिए, रिसर्च हैज कॉन्स्टेंटली डिमॉन्स्ट्रेटेड द बेस्ट सिंगल इंडेक्स, ठीक है, फॉर द रेडीनेस फॉर अ गिवन एकेडमिक टेस्ट, तो टास्क सॉरी, तो यहाँ पे आपका आता है IQ होगा, अचीवमेंट क्वेश्चन होगा, या इमोशनल आपका क्वेश्चन होगा, या मेंटल एज होगा। तो रिसर्च ने कॉन्स्टेंटली डिमॉन्स्ट्रेट किया है एक बेस्ट सिंगल चीज को, तो वो चीज क्या है, डी, मेंटल एज। क्या है वो, मेंटल एज। नेक्स्ट चलते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मोटिवेशनल सेट, कि मोटिवेशनल सेट क्या होता है, जब हम किसी को मोटिवेशन दे रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, एट दैट टाइम पे क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है, अटेनमेंट, कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज होगी है ना जो खटकेगी आपको कि भाई ये तो मोटिवेशन नहीं देता है, या ये तो हमारी ऐसा नहीं है। तो मोटिवेशन के लिए मोर इम्पोर्टेंट क्या चीजें हैं आप सेट कीजिएगा, इसमें से ऐसा करेक्ट सीक्वेंस जो है, सीक्वेंस के बारे में बता रहे हैं। देखिए कहीं पर भी ना नीड की बात नहीं की हुई है, ठीक है, तो इसलिए नन ऑफ दीज भी कई बार आंसर हो सकता है, तो इस चीज को आप वो मत करिएगा। जो है देखिए करेक्ट सीक्वेंस जो आता है सबसे पहले आती है आपकी नीड, ड्राइव, इंसेंटिव, गोल। दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस कि सबसे पहले जो मोटिवेशन है वो नीड से स्टार्ट होता है। ठीक है, आओ, द बेसिक रीजन वाई मीनिंगफुल मटीरियल इज लर्न रैपिडली, क्या रीजन हो सकता है, लर्नर इज लेस लाइकली टू बी बोर्ड, इट इज related to the previous experience of the learner, it has continuity and meaning inherent in itself, it permits more effective transfer।
ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, बेसिक रीजन बताना है आपको कि जब मीनिंगफुल मटेरियल जो होता है, अगर कोई अच्छा आपको जो है लर्निंग मटेरियल शो करता है, उससे लर्निंग अच्छी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आप देखेंगे, इट रिलेट्स टू द प्रीवियस experience of the learner that gives you rapid learning. Next, training obtained in one situation can be transferred to the another situation because the two situation are meaningful. जब वो दोनों situation meaningful होगी, है ना, तो क्या है, assertion भी true है, लेकिन इसका reason आपको यहाँ पे सही नहीं दे रखा। Clear? प्रॉब्लम चाइल्ड इज वन हु हैज अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम। प्रॉब्लमैटिक बच्चा कहते हैं ना, एक समस्या वाला बालक है जिसके पास अनसॉल्व प्रॉब्लम्स होती हैं, पुअर हेरिडिटरी होता है, पुअर होम एनवायरनमेंट उसको मिला होता है, या ओवर प्रोटेक्टिव बच्चा, ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स होते हैं। सोचने वाली बात है, तो सोच के आप इसका आंसर कीजिएगा। प्रॉब्लमैटिक होता है अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लमैटिक जो बच्चा है, प्रॉब्लमैटिक फॉल्स एनी विक्टिम ऑफ एनी बिहेवियर प्रॉब्लम, जैसे नेल बाइट करना, थंब सक करना, लाइंग, depression, pulling, these are all the sign of problematic child. First we need to understand, these type of children generally are not capable of adjusting themselves into the environment. ठीक है, इसीलिए वो फ्रीक्वेंटली लड़ते हैं, लड़ाई करते हैं, बैड वर्ड्स यूज करते हैं। दीज चिल्ड्रन डू नॉट फील कंफर्टेबल इन इनिशिएटिंग द इंटरेक्शन। वो बच्चे जो होते हैं वो सोशलाइज होना ही नहीं चाहते हैं, उनको एक्सेसिवली या तो डर लगता है, घबराहट होती है, या देयर माइट बी अनदर रीजन कि वो किसी को अपनी फ्रेंडशिप ग्रुप में आने नहीं देते हैं। ठीक है, अब इसका रीजन, लेटेंट लर्निंग इज अ कॉन्सेप्ट। सिंपल क्वेश्चन है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। लेटेंट लर्निंग कौन सा है, किसने दिया था, टॉलमैन ने दिया था। ठीक है, नहीं, टॉलमैन क्या होता है, दिस इज द इमीडिएटली एक्सप्रेस्ड इन एन ओवर्ट रिस्पॉन्स, ये वो नहीं है। लेटेंट लर्निंग क्या होता है, आज मेरे पेरेंट्स ने मुझे कुछ सिखाया, बट इन फ्यूचर जो है वही लर्निंग मेरे काम आई, वही लर्निंग को मैं यूज कर रही हूँ। तो ये एक तरह का रीडिली अपैरेटस कह सकते हो, या बिल्कुल इमीडिएट जो आपकी लर्निंग है वो ना शो करे, लेकिन सम अदर डे, सम अदर टाइम वो आपको हेल्प करता है। तो ये फॉलोइंग जो पॉइंट्स आपको यहाँ दिए हैं वो यही दिखाते हैं कि लेटेंट लर्निंग जो होता है, और ये वाली जो टर्म थी बेसिकली जो टॉलमैन थे, इज बेस्ट नोन फॉर हिज इन्फ्लुएंस ऑन कॉग्निटिव बिहेवियरिज्म, हिज रिसर्च ऑन कॉग्निटिव मैप्स, theory of latent learning and concept of intervening variables. He was born in 14 and 1886 में, died in 1959. Next one, punishment is a, punishment क्या है, नेगेटिव है ना, क्या है punishment, punishment is a not a reinforcer, okay, not a reinforcer at all. अच्छा, sometimes the school children becomes mischievous, explosive and rebellious और apathetic हो जाते हैं। बच्चे कभी कभी विद्यालय में शरारती, उपद्रवी, विद्रोही और विमुख हो जाते हैं। इसका कारण हो सकता है कि वो अनुपयुक्त कार्यभार देने या अनुचित अपेक्षाएं रखने से, ये रीजन हो सकता है। वीडियो पॉज कर लेना, फिर अपना आंसर देखना। ठीक है, मैं आंसर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। द आंसर विल बी बोथ आर ट्रू। ठीक है, बोथ आर ट्रू। नेक्स्ट देखिए, इन अ फाइनल एनालिसिस द की टू मोटिवेशन इन द क्लासरूम। भाई की क्या होता है, मेन रीजन क्या है मोटिवेशन का, इंटरेस्ट इनहेरेंट इन द सब्जेक्ट मैटर, कि बच्चों को इंटरेस्ट सब्जेक्ट में बहुत मजा आता है, या टीचर की पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, उसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, इमोशनल क्लाइमेट ऑफ द क्लाइंट क्लासरूम, सुटेबिलिटी ऑफ द करिकुलम एक्सपीरियंसेस। तो फाइनल एनालिसिस मतलब क्या हो सकता है, तो ये होता है कि जो पाठ्य परक अनुभवों का औचित्य, मतलब अगर आप सुटेबिलिटी ऑफ करिकुलम का, करिकुलर का एक्सपीरियंस। रॉर्चर का प्रोजेक्टिव टेस्ट डिजाइन टू मेजर, अब किस चीज को डिजाइन करने के लिए किया गया है, ये अच्छा क्वेश्चन है। अनकॉन्शियस इंटेंशंस, अनकॉन्शियस इंटेंशंस ड्रीम्स के लिए, कॉन्शियस डिजायर के लिए, या ऑल ऑफ द अबव। सो रॉर्चर वाला जो टेस्ट आता है आपका, दैट विल बी फॉर द अनकॉन्शियस इंटेंशंस के लिए होता है, जिसमें कुछ इंक, मतलब इंक के धब्बे होते हैं, जिसमें आपको बताना होता है कि आपको क्या नजर आ रहा है या आप किस तरीके से उसको समझते हो। तो उससे क्या होता है, वो उसके जो बैक ऑफ द माइंड जो थॉट्स चल रहे होते हैं, जो अनकॉन्शियसली उसके माइंड में होता है, वही वो उस जो है प्रिंट को देखकर स्टोरी बिल्ड करता है। मेन पर्पस ऑफ दिस टेस्ट इज दिस,
राइट। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्किटाइप वाज गिवन बाय दिस क्वेश्चन। जो है ये बहुत इजी क्वेश्चन है, जिसने थ्योरीज पढ़ी होंगी ना वो बड़े आराम से बता देगा। दिस वाज द जंग। अब आप ध्यान से देखना, मैं बहुत अच्छे से आपको डिस्क्राइब करने वाली हूँ। जंग ने दिया पहले तो पर्सनल अनकॉन्शियस और एक दिया उन्होंने कलेक्टिव अनकॉन्शियस। ठीक है, अब पर्सनल अनकॉन्शियस में मेमोरीज रहती हैं, स्पेशली वो मेमोरीज होती हैं जो इजीली ब्रॉट टू द माइंड और सप्रेस्ड आर बियॉन्ड इजी टू रीच। जिसको वो मेमोरीज होती है, पर्सनल मेमोरीज जो इजी टू रीच होती है, जिसको आप बड़े आराम से बात कर सकते हो, सुन सकते हो। कुछ कलेक्टिव अनकॉन्शियस एक रिजर्वर होता है एक्सपीरियंस का, जो आपका नेवर डायरेक्टली अवेयर ऑफ इट, मतलब आपके बैक ऑफ द माइंड वो चीजें रहती हैं। अब इस पिक्चर में अगर आप देखोगे, बहुत ये पिक्चर ना आप एक बार ड्रॉ कर लेना तो आपको समझ में आएगा कि कलेक्टिव अनकॉन्शियस में एनीमा, सेल्फ आपका और एनीमस, ये चीजें रहती हैं। अब एनीमा क्या होता है, एक फेमिनिन इमेज होती है इन अ मेल फिजिक में, कि एक मेल आदमी है, उसके अंदर आपको देखिए, अगर आप अपने आसपास किसी मेल पर्सन को देखते हैं तो आपको उसके अंदर कुछ ना कुछ एक जो है फेमिनिन आदतें, फेमिनिन थॉट्स, कुछ ना कुछ ऐसा नजर आएगा। लेकिन आप प्रेजेंटली आप देखिए, मैं जैसे वो ना उसको डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं करते हैं, तो वो कलेक्टिव अनकॉन्शियस है। मान लीजिए किसी को एक गर्ल्स होती है, उसे डॉल्स पसंद है, कई बार लड़के भी कहते हैं कि हाँ ये बहुत सुंदर डॉल है, लेकिन वो कभी बोलेंगे नहीं। सिमिलरली विद द फीमेल, फीमेल को बाइक चलाना पसंद है, उसको जब बाइक जाती है उसकी इसके साउंड पसंद है, उसका उसका जो है ब्रांड किस चीज का है उसमें इंटरेस्ट है, लेकिन फीमेल भी कई बार अपने इस थॉट को प्रेजेंट नहीं करती हैं। सो ये उनके अनकॉन्शियस पार्ट में कहीं ना कहीं रहता है। सो इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि जो एनीमा होता है वो एक मेल फिजिक के अंदर जब कोई फेमिनिन इमेज आती है, या एंड द अदर हैंड एनिमस में होता है मेल इमेज होती है किसी फीमेल पर्सन के अंदर। ठीक है, और ये होता है उसका ट्रू सेल्फ इन द सेंटर। तो ये हो गया उसका कलेक्टिव अनकॉन्शियस पार्ट, ये हो गया पर्सनल अनकॉन्शियस, और ये होती है उसकी ईगो, जो उसका शेडो पार्ट होता है। तो ये पूरा होल डिस्क्राइब किसने किया था, जंग ने किया था। ठीक है, नाउ द थ्योरी ऑफ लेवल 1 एंड 2 इंटेलिजेंस वाज प्रोपाउंडेड बाय, किसने दी थी ये थ्योरी, ये थ्योरी दी थी जेनसन ने। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो बेस्ट डिस्क्राइब करना है। इट इज एंटायरली फिजिकल एंड जो है फिजियोलॉजिकल, predetermined by heredity, and all of its aspects are highly interrelated, and it is essentially an individual phenomenon. Sorry. So it is essentially an individual फिनोमेना डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ध्यान से पढ़ना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का क्वेश्चन है। दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, पार्ट 3 का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करके इसका आंसर लगाए ना, उसका आंसर आपको मिलेगा सी, कि ऑल ऑफ इट्स एस्पेक्ट्स जो है आर हाईली इंटर रिलेटेड। क्लियर? सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग, टेक केयर एंड बाय बाय। सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, बाय बाय।